जय श्री राम मित्रों, फंडामेंटल सीरीज के एपिसोड 3 में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा था मार्केट कैपिटल और इंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही हमने पिछले वीडियो में जाना कि पीई रेशो कब काम आता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम उससे रिलेटेड एक एडवांस रेशो के बारे में बात करेंगे जो हेवी कैपिटल इंटेक इंडस्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पीवी रेशो के बारे में। अब ये पीवी रेशो क्या है? देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब पी का तो सिंपल सा मतलब है प्राइस, जैसे टाटा मोटर्स की चल रही है 780 रुपए, वैसे ही बी का मतलब होता है बुक वैल्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बुक वैल्यू क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बुक वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि आप जब कोई कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको उसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी, या सिंपल में देखे जाए तो कितनी असेट्स आपको मिलेंगी उस कंपनी में। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आप एक कंपनी के ओनर हो और आपके साथ उस कंपनी के 3 पार्टनर्स हैं, टोटल आप 4 पार्टनर्स हो। अब आपके मन में डाउट आता है कि यार कंपनी में इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इतनी अच्छी चल नहीं रही है, तो क्यों ना हम कंपनी को बेच दें और अपना अपना हिस्सा वापस ले लें। तो आप कंपनी की मार्केट प्राइस निकालते हो। आपकी कंपनी की मार्केट प्राइस है 2000 रुपए, तो आप 2000 में कंपनी किसी को सेल कर देते हो। तो आपकी असेट कितनी हुई? 2000 रुपए की। आपको कितने पैसे मिले? 2000 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको 1000 रुपए की लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपके ऊपर कर्जा है, आपने माल परचेस किया होगा, उसकी उधारी आपको वापस देनी होगी। आपने बैंक से लोन लिया था, वो बैंक का लोन आपको चुकता करना है। आपने डेटर से, कर्जदारों से कुछ दूसरा एक्सपेंसेस के लिए आपने कर्जा लिया होगा, वो आपको चुकता करना है। तो आपने 1000 रुपए अपना चुकता कर दिया। अब आपके पास टोटल पैसा कितना बचा? 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए हो गए आपकी असेट। अब 1000 रुपए को आप 4 पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो एक पार्टनर का हिस्सा कितना आएगा? 250 रुपए का। कंपनी की प्राइस कितनी थी? 2000 रुपए, लेकिन आपके हिस्से में कितने आया? 250 रुपए। तो ये सिंपली हमें बताता है पीबी, सॉरी, ये हमें सिंपली बताता है बुक वैल्यू कि आपकी कंपनी में आपका हिस्सा, आपकी असेट कितनी है। बस इतना ही बुक वैल्यू का मतलब। जैसे कि टाटा मोटर्स के शेयर में 780 के रुपए के बदले आपको 275 रुपए की बुक वैल्यू मिलती है, मतलब आपके नाम पे 275 रुपए की असेट्स वो कंपनी में अवेलेबल है। अब इसे फिर एक बार और आसान भाषा में समझते हैं। मानिए आप एक कंपनी के ओनर हो और आपके साथ और एक पार्टनर है। आप 2 पार्टनर डिसाइड करते हो कि आपको कंपनी बेच देनी है। वैसे ही टाटा मोटर्स अगर डिसाइड करे कि कल को इसे कंपनी बेचना है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये पता चलता है बुक वैल्यू से। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो एग्जांपल पे आते हैं। आप 2 पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हो कि आपको कंपनी बेच देनी है। अब कंपनी की प्राइस है 100 रुपए और आप कंपनी को बेच देते हो, तो आपको एक आदमी का हिस्सा कितना हुआ? 50 रुपए का। सिंपली ये बताता है बुक वैल्यू कि एक आदमी का, एक शेयर होल्डर का, एक शेयर का के पीछे कंपनी में कितनी असेट्स है, कितने रुपए का फंड उसके नाम पे रखा गया है। हार्ड कैश रखी गई है, या तो वो किसी असेट के रूप में, प्लांट मशीनरी फर्नीचर के रूप में, या हार्ड कैश के रूप में। ये सिंपली हमें बताता है बुक वैल्यू। अब ये प्रैक्टिकल क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, कंपनी जब भी कोई असेट परचेस करती है, मानिए कंपनी ने एक मशीन परचेस की जिसकी प्राइस है 2 लाख रुपए। अब कल को वो बेचने जाएंगी तो उसको 2 लाख तो पूरे मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिप्रिसिएशन। क्या? हर असेट के पीछे एक डिप्रिसिएशन लगता है। आप फर्नीचर कल को 1000 रुपए का खरीदोगे, आज आपको 1000 रुपए तो मिलेंगे नहीं, आज आपको उसके मिलेंगे 900 रुपए, तो 100 रुपए का उसके ऊपर लग गया डिप्रिसिएशन। तो बस ये इसके लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए कि हमारी हिस्सेदारी कंपनी में कितनी है, ये हमें बताता है बुक वैल्यू। फिर एक बार बताता हूँ। मानिए आप किसी कंपनी के ओनर हो और कल को आपको कंपनी बेचनी है, तो आपका पर्टिकुलर हिस्सा कंपनी में कितना है, ये हमें बताता है बुक वैल्यू। 4 ओनर है, कंपनी की प्राइस है 2000 रुपए, 1000 रुपए कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी ने कर्जा चुकता कर दिया। अब कंपनी के पास बचे 1000 रुपए। 1000 रुपए चारों शेयर ओनर्स में डिवाइड होंगे तो एक शेयर ओनर को कितना मिलेगा? 250 रुपए। ये हमें बताता है बुक वैल्यू। तो पीबी रेशियो का मतलब क्या है? देखिए, पीबी रेशियो हमें जनरली बताता है कि आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के असेट खरीदने के लिए आप कितना गुना ज्यादा पैसे कंपनी को दे रहे हो। जैसे कि टाटा मोटर्स के कंसेप्ट में पीबी रेशियो 2.84, एक मोटा मोटा 2 का मान लेते हैं, चलिए। मतलब आप अगर कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है तो आप कंपनी में 500 रुपए की हिस्सेदारी ले रहे हो और आप उसको 1000 रुपए में आप 1000 रुपए में शेयर कंपनी का ले रहे हो और आपको उसके बदले 500 रुपए की हिस्सेदारी, 500 रुपए की असेट आपके नाम पे पड़ी है।
फिर एक बार आप कंपनी के ओनर शेयर ले रहे हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। अब ओनर के पास कंपनी की असेट्स आ जाती है। अब ओनर्स तो कई सारे रहते हैं, तो एक असेट को हजारों परसेंटेज में डिवाइड किया जाएगा और एक एक शेयर होल्डर को उसका हिस्सा दिया जाएगा। बस यही हमें बताता है पीबी रेशियो, कि आप जब कंपनी में ओनरशिप ले रहे हो तो उसका कितना हिस्सा या आप उस हिस्से का कितना गुना ज्यादा पैसे दे रहे हो, ये हमें सिंपली बताता है पीबी रेशियो। अब जैसे कि हमने वीडियो शुरू होने के पहले एक बात कही थी कि ये हेवी कैपिटल इंटेक इंडस्ट्री में काम आता है। अब हेवी कैपिटल इंटेक इंडस्ट्री क्या है? देखिए, जिस कंपनीज को चलाने के लिए मशीन्स की सहारा लेना पड़ता है, या उन्हें बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स लगते हैं, गाड़ियां लगती है, या फर्नीचर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लैंड लेना पड़ता है, जमीन लेनी पड़ती है, तो ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे इंडस्ट्री में आपको पीबी रेशियो बहुत हेल्प करता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें पीबी रेशियो को क्या काम आएगा, चलिए जानते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक कंपनी निकाल के रखी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी चलाने के लिए तो आपको ना ही किसी मशीन की जरूरत है, ना ही ज्यादा फर्नीचर लगता है, ना ही कोई व्हीकल लगता है, ना ही आपको बड़ी जमीन लेने की जरूरत है। आप बस एक काम कीजिए, हॉल में 500 एम्प्लॉयज को बिठा दीजिए, वेब डिजाइनिंग करा सकते हो, वेब डेवलप करा सकते हो, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी, इसमें हैवी इंटेक इंडस्ट्री जैसा कोई रोल मॉडल नहीं है कि इसको चलाने के लिए आपको बहुत सारी मशीनरीज लगे। तो इस कंपनी में पीबी रेशियो आप देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी का पीबी रेशियो है 15.1 का, यानी इसका शेयर प्राइस है 4,245 रुपए और बुक वैल्यू सिर्फ 281 रुपए, यानी कि आप 15 गुना ज्यादा पैसे देके शेयर खरीद रहे हो। देखो, पहली नजर में तो हमें लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है, कि हम 15 गुना ज्यादा पैसे देके कंपनी को खरीद रहे हैं, लेकिन ये सही वैल्यूएशन नहीं है एक आईटी सेक्टर को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को चलाने के लिए कोई मशीनरी नहीं चाहिए, कोई हार्ड असेट नहीं चाहिए, टेंजिबल असेट नहीं चाहिए जिसे हम टच और फील कर सकते हैं। इस कंपनी को चलाने के लिए चाहिए एम्प्लॉयज, वेब डेवलपर्स, और वेब डेवलपर्स जब आपके लिए काम करेंगे तो आपको उनको देनी पड़ेगी सैलरी। अब सैलरी अकाउंटिंग में एक एक्सपेंस है, ना कि असेट है। आप अगर समझिए कोई मशीन ले रहे हो तो मशीन को अकाउंटिंग टर्म्स में असेट माना गया है, कि वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी असेट है। लेकिन क्या अगर आप कोई एम्प्लॉय से काम करा रहे हो तो उसको इन रिटर्न तो कुछ देना पड़ेगा आपको, तो उसको आप देंगे सैलरी, और सैलरी अकाउंटिंग टर्म में एक एक्सपेंस माना गया है, एक खर्चा माना गया है। तो इसीलिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी को आप, या सर्विस सेक्टर की कंपनी को आप, जैसे कि इन्फोएज हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन जैसी कंपनीज को आप इस जैसी कंपनी को आप पीबी रेशियो से मेजर नहीं कर सकते। पीबी रेशियो कब काम आता है? जब हेवी इंटेक कंपनी, इंडस्ट्रियल कंपनीज ही आप वैल्यूएट कर सकते हो। अब देखिए, हर रेशियो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है किसी कंपनी को मेजर करने के लिए। हर रेशियो की कोई ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं। अब क्या हो अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो सर्विसेज देती हो, लेकिन वो कंपनी को हम बुक वैल्यू से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हो गई बैंक्स। अब हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, बैंक का मेन मेजर काम क्या होता है? बैंक का काम होता है लोगों को सर्विस देना, लेकिन बैंक का मोड ऑफ बिजनेस क्या है? लोगों से कैश लेना डिपॉजिट के रूप में, और आगे कैश को देना लोन के रूप में। मतलब वो एक जगह से कैश लेती है और दूसरी जगह पर कैश देती है, वो तो सर्विस का काम करती है। लेकिन अकाउंटिंग टर्म में कैश को, हार्ड कैश को, मनी को, पैसे को क्या माना गया है? असेट माना गया है। कैश को असेट माना गया है। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को आप पीबी रेशियो से मेजर कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको एडवांस लेवल की एजुकेशन में देता रहूंगा। आई होप आपको पीबी रेशियो के कंसेप्ट क्लियर आया होगा। फिर एक बार समझते हैं, पीबी रेशियो वही काम आता है जो हेवी कैपिटल इंटेक इंडस्ट्री हो, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इन जैसी कंपनी को आप पीबी रेशियो, बैंक्स हो गए, इन जैसी कंपनीज को आप पीबी रेशियो से मेजर कर सकते हो। लेकिन आईटी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज को किसी बड़े लैंड या मशीनरीज की जरूरत नहीं है, उन्हें चाहिए एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को जो सर्विस देते हैं वो एक्सपेंस है, ना कि हमारी असेट है। और हेवी कैपिटल इंटेक इंडस्ट्री में मशीनरीज, लैंड लगती है, वो हमारे लिए असेट्स है। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा पीबी रेशियो कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। क्या आपको एक जादू दिखाऊं? चलो दिखाई देता हूं। देखिए, हम आ गए हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे। अब टाटा मोटर्स के चार्ट पे आप सितंबर 2022 की सेल देखिए,
सितंबर 2022 की सेल बता रहे 14,947 करोड़ रुपए, मोटा मोटा 15,000 करोड़ की सेल बता रहे हैं। अब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, वैसे शेयर मार्केट के भी दो पहलू होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेशन। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। अब देखिए सितंबर 2022 की सेल है 15,000 करोड़ की, वही मैं इसे कर दूंगा कंसोलिडेशन पे। तो हमारी सेल सितंबर 2022 क्वार्टर की बढ़ जाएंगी 15,000 करोड़ से 80,000 करोड़ की, 79,611 करोड़, लगभग 80,000 करोड़ की, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा। अब ये क्या जादू है। चार्ट पर टाटा मोटर्स का ये 2022 की सेल देख रहे हैं, एक तरफ बता रहा है 15,000 करोड़ की, दूसरी तरफ बता रहा है 80,000 करोड़ की, कौन सी सही है? वेल, दोनों ही सही है। अब क्या है स्टैंड अलोन कंसोलिडेशन का मतलब, मैं समझाता हूं। देखिए स्टैंड अलोन का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस से कितना पैसा बनाया, अपने रॉ बिजनेस से, अपने बेस बिजनेस से, अपने मोड ऑफ बिजनेस से। जैसे टाटा का बिजनेस क्या है, गाड़ियां बनाना, कार बनाना, टाटा की गाड़ियां बनाना। अब ये तो टाटा का बिजनेस है और उससे उसने सेल करके 2022 में कमाए थे 15,000 करोड़ रुपए की सेल की थी। वही अभी हम आते हैं कंसोलिडेशन पे। तो भाई कंसोलिडेशन क्या है? देखिए कंसोलिडेशन का मतलब है कंपनी कई सालों तक लगातार सेल करती है, बिजनेस करती है, अपने प्रॉफिट ग्रो करती है और जाके इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे टाटा कंपनी ने कुछ साल पहले रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर कर लिया था, उन कंपनी को खरीद लिया था। तो ये बताता है हमें कंसोलिडेशन स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन यानी कि कंपनी खुद के बेस मॉडल से, खुद के बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है, और कंसोलिडेशन स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट जहां की है वो इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे कमा रही है। जैसे कि टाटा खुद की टाटा की कंपनियां बेच के कमा रहा है, सेल कर रहा है 15,000 करोड़ की, वहीं टाटा कंसोलिडेशन स्टेटमेंट पे यानी कि रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कार को बेच के अपनी सेल कर रहा है 80,000 करोड़ रुपए की। तो बस यही हमें सिंपल सा कंसेप्ट बताता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेशन। तो स्टैंड अलोन आपको कई बार गुमराह कर सकता है, तो आप हमेशा कंपनी को मेजर करते टाइम दोनों कंसेप्ट देखिए। पहले स्टैंड अलोन देखिए कि कंपनी खुद के बिजनेस से कितना पैसा बना रही है, फिर देखिए कि स्टैंड अलोन, फिर देखिए कंसोलिडेशन मोड में कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से क्या पैसा बना रही है। ऐसा भी हो सकता है कंपनी खुद के पैसे, कंपनी से खुद के बिजनेस से तो पैसा बना रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा लॉस कर रही है, तो आपके वहां पे आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी कंपनी को मेजर करें आप दोनों कंसेप्ट देखें। आप पहले देखिए स्टैंड अलोन से कंपनी कितना पैसा बना रही है, फिर देखिए कंसोलिडेशन में कंपनी कितना पैसा बना रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रेशियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।